स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10+2 का यूनिट 2, दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तीन चैप्टर्स हैं इस यूनिट में। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 से, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस क्या है, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशंस क्या होती हैं, एंड फाइनली कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी इनहेरिटेंस फॉलो करती है। मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर्स जाते हैं तो उसके क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले कुछ टर्म्स आएंगी जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। वो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी या इनहेरिटेंस दोनों एक ही चीज है। क्या होती है हेरिडिटी या इनहेरिटेंस? जैसा कि हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई भी बच्चा है, उसको नॉर्मली कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो यही कहता है कि आप, ये बच्चा जो है अपनी मम्मा जैसा दिख रहा है या अपने पापा जैसा दिख रहा है। ऐसा ही होता है ना कि किसी भी बच्चे को देखकर हमें पहला जो उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट होता है, हम यही कहते हैं कि आइदर मदर के जैसा है या फादर के जैसा है। तो ये फादर या मदर के जैसा क्यों है, क्यों रिजेम्बलेंस आती है पेरेंट्स की? वो रिजेम्बलेंस आती है ड्यू टू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। जेनेटिक कैरेक्टर्स मींस जो कैरेक्टर्स हमारे जीन्स पर लगे हुए हैं उन कैरेक्टर्स को हम ट्रांसमिट करते हैं। कहां से कहां? फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, उस सारी स्टडी को हम बोलते हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। एक सेपरेट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बनी हुई है जो कि इस इनहेरिटेंस के पैटर्न को स्टडी करती है, और उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो स्टडी करती है कि किस तरह से जीन्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं अबाउट जीन्स। क्या होते हैं जीन्स? तो ये है एक सेल। ये बात तो हम सबको मालूम है कि हमारी बॉडी जो है वो लाखों करोड़ों अरबों सेल से बनी है। ये हमारी बॉडी का एक सेल है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये सब हम जानते हैं, हम +1 में पढ़ चुके हैं। और न्यूक्लियस के अंदर होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज डीएनए। ये डीएनए जो है हमारी बॉडी के अंदर एक बड़ा ही मिरेकल है, एक बहुत ही कमाल की चीज है। और वो चीज क्या है कि ये डीएनए एक ऐसी चीज है जो अपनी जेरोक्स कॉपी, यानी कि ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। मतलब एक डीएनए अपने जैसा और डीएनए भी बना सकता है। ठीक है, तो ये इसकी एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है जो हमारी बॉडी के किसी भी सेल के अंदर नहीं है। अब ये जो डीएनए है, अगर हम इसको खोलकर देखें तो ये डीएनए लंबा होता है लगभग 2.2 मीटर लंबा। 2.2 मीटर का मतलब अगर एक नॉर्मल 6 फुट का इंसान है तो उसकी हाइट मैक्सिमम 1.6 मीटर होती है। आम लोग जो हमें दिखते हैं, उस एक इंसान के अंदर जिसकी अपनी हाइट 1.6 मीटर है, उसके अंदर एक सेल है जो नेकेड आई से हमें नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप में दिखता है। सेल जो कि नेकेड आई से नहीं दिखता, उसके अंदर भी उससे छोटे साइज का एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और वो डीएनए इतना बड़ा है कि पूरे इंसान के साइज से भी ज्यादा जा रहा है। तो वो कैसे अंदर अपने आप को अरेंज कर रहा है? अरेंज करने का उसका तरीका क्या है? कॉइलिंग। जैसे हम वूल देखते हैं, ऊन देखते हैं, वूल को हमने कॉइल कर रखा है एक बॉल की फॉर्म में, जिससे स्वेटर बुनी जाती है, वूल में उसकी बात कर रही हूँ। तो उसको जो है हम कॉइल कर देते हैं, एक धागा है उसको हम सारा बांध देते हैं और इकट्ठा इतनी सी जगह में कर देते हैं।
लेकिन अगर हम उस धागे को खोलें तो क्या होगा, वो जो धागा है खोलकर अगर हम यूं मेजर करने लगे तो वो भी ऑब्वियसली मीटर्स में ही उसकी लेंथ आएगी, ठीक है। लेकिन हमने उसको इतने से बॉल की फॉर्म में क्वाइल कर दिया, उसको घुमाव देकर उसको हमने रख दिया है। ऐसे ही डीएनए भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्वाइल किया हुआ पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए है अगर हम इसको बेसिकली देखें तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसे लगता है जैसे मोतियों की माला होती है, एक थ्रेड के अंदर मोती पिरोए जाते हैं और एक माला बन जाती है, बिल्कुल ऐसे ही हमें हमारा डीएनए भी दिखता है। लेकिन फर्क ये है कि इसके अंदर जो मोती होते हैं वो कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये हम चैप्टर 6 में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो ऐसे ही केमिकल्स हैं हमारे जीन्स, जिनसे मिलकर बनता है ये डीएनए। ये जीन्स क्या है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखी होती है। जिस चीज का सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में नहीं है वो चीज हमारा कंप्यूटर जो है वो शो नहीं करता, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। मतलब अगर हमने किसी भी चीज का सॉफ्टवेयर डाला है तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सब प्रोसीडिंग्स जो है हमारा कंप्यूटर करेगा। सिमिलरली जीन्स पर भी कोडेड फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन लगी होती है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये ह्यूमन बींग्स का सॉफ्टवेयर है, इस पर जो इंफॉर्मेशन कोड फॉर्म में लिखी गई है वही सारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारी बॉडी बनती है। मींस हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा स्किन का कलर कैसा होगा, हमारा आईज का कलर कैसा होगा, ठीक है। हम कैसी डाइजेशन करेंगे, हम एक मिनट में कितनी बार आईज को ब्लिंक करेंगे, कितना ब्रीथ करेंगे, कितनी हार्ट बीट होगी, कैसे डाइजेस्ट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आप अपनी लाइफ में फ्रॉम बर्थ टू डेथ, पैदा होने से लेकर मरने तक जो भी एक्टिविटीज करते हो उस सब को कंट्रोल कौन करता है, जीन्स, ठीक है। तो यही जीन्स जो है पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर करते हैं और यही कारण है कि जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। और इन दोनों का मिलना जुलना इट इज ऑब्वियस क्योंकि पेरेंट्स ने ही अपने कुछ ऐसे सेल्स देकर अपने ऑफस्प्रिंग्स को बनाया है, ठीक है। तो यही जीन्स की स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो वर्ड है वो आया है जेनेसिस वर्ड से। जेनेसिस का मतलब होता है टू ग्रो, कुछ ग्रो करना या कुछ बनाना, कुछ नया बनाना। तो जेनेसिस यानी कि अपने जैसे ही नए ऑफस्प्रिंग को बनाना। अब अगर हम इस बात पर ध्यान दें, एक दूसरी टर्म है वेरिएशंस। अब ये तो हमें पता चल गया कि पेरेंट्स जो है वो जीन्स ट्रांसफर करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग में, इसीलिए पेरेंट्स के साथ हमारी शक्ल, हमारे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बॉय है तो उसको उसके फादर समझकर किसी ने बात कर ली? नो। कोई गर्ल है वो अपनी मदर से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है तो आपने उससे बात कर ली हो उसकी मदर समझकर? नहीं। हमें दोनों तकरीबन एक जैसे दिखते हैं लेकिन हम दोनों में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग जो दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके अंदर जो फर्क है वो क्या है, वेरिएशंस। ऐसे ही हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, सबके पास हेड है, मिडल बॉडी है, 4 लिम्स हैं, ठीक है। लेकिन सभी को हम अलग से पहचान कर सकते हैं, है ना, कि हम सबको नाम देते हैं, हम दूर से पहचान लेते हैं कि ये वो है। बॉडी पार्ट्स तो वही लगे हैं सबके, लेकिन फिर भी सब में फर्क है। नोज है, सबके पास नोज है, किसी की कैसी है, किसी की कैसी शेप है, हैंड है, हेयर है, हर एक इंसान के अलग है। तो एक इंसान को दूसरे इंसान से जो अलग करे, जो चेंजेस हैं वो क्या है, वेरिएशंस, ठीक है। जो एक इंसान से दूसरे इंसान में डिफरेंसेस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। तो हेरिडिटरी में हम क्या स्टडी करेंगे, बेसिकली द वेरिएशंस। वेरिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंस इन प्रोजेनी। प्रोजेनी जो वर्ड है
प्रोजेनिक वर्ड आता है ऑफस्प्रिंग के लिए, बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में जो डिफरेंस है दैट इज वेरिएशंस, और जेनेटिक्स इसी को स्टडी करता है। ठीक है, तो अब जब जेनेटिक्स एक ब्रांच बायोलॉजी की बन गई है तो इसके भी फर्दर कई सारी ब्रांचेस क्रिएट होती हैं। अब हेरिडिटी को अलग अलग लेवल पर भी स्टडी किया जाता है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही मेंशन है। फर्स्ट इज ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स क्या स्टडी करता है? ट्रांसमिशन जेनेटिक्स स्टडी करता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स, कि जीन्स किस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर गए, बस। अब उन्होंने जाकर क्या किया, ये इस ब्रांच के कंसर्न में नहीं है। दूसरा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या है? जो जीन्स, मैंने आपको बोला जीन्स आर केमिकल्स, दे आर मॉलिक्यूल्स। तो ये जीन्स में आखिर लगा क्या है, ये किन केमिकल्स से बने हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, ये सब स्टडी की जाती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर। एंड थर्ड वन इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या कर रहा है कि हमने जो जेनेटिक्स है इसको स्टडी करने के लिए कुछ लॉज बनाए हैं। एक्चुअली एक बहुत ही आगे हम ये डिस्कस करने वाले हैं। एक साइंटिस्ट थे ग्रिगोर जॉन मेंडल, जिन्हें आज भी हम बोलते हैं, नाम दिया गया है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अपने टाइम में, इस टाइम में लगभग 1856 से 63 के बीच में, इन सालों के बीच में, जबकि माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर नहीं हुआ था, तब मेंडल ने जीन्स का कंसेप्ट जो है सबके सामने लेकर आए। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज है, उसको उन्होंने जीन्स नहीं कहा, आज हम उसको जीन्स कहते हैं, एक्चुअली उन्होंने इसको नाम दिया था फैक्टर। उन्होंने कहा कि सबके अंदर फैक्टर्स होते हैं और ये फैक्टर्स हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे देते हैं। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर माइक्रोस्कोप नहीं था, इसीलिए उनके काम की पहचान नहीं हो पाई। ये सारी बातें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर भी मेंडल ने ये सारी डिस्कवरीज को एक कंक्लूजन की फॉर्म में लाकर कुछ लॉज बनाए, और उन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर्स जाएंगे तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ लॉज हैं। ठीक है, वो लॉज किसने बनाए थे? मेंडल ने। अब मेंडल के ये लॉज किस पर लागू होते हैं, नहीं होते, ये सब देखना किसका काम है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स का। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेस जो है जेनेटिक्स के, बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, आगे जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। तो हम आते हैं प्री मेंडेलियन थ्योरीज पर। अब मेंडल, मैंने आपको बताया कि 1856 टू 1863 के बीच में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन इससे पहले भी तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, पाइथागोरस, एरिस्टोटल, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे। उन सब ने भी कोशिश की पता लगाने की कि वो क्या चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, और ये थ्योरीज कहलाई प्री मेंडेलियन थ्योरीज, यानी कि मेंडल की थ्योरी आने से पहले की थ्योरीज, जिसमें सबसे पहले है वॉइस पेपर थ्योरी। प्री मेंडेलियन जितनी भी थ्योरीज थी उन्हें हम थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। मॉइस्ट वेपर थ्योरी क्या कहती है? पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे। पाइथागोरस का कहना था कि आप इनकी डेट्स भी याद कर देंगे, 580 टू 500 बीसी। इस टाइम पर पाइथागोरस का ये कहना था कि इंसान के शरीर में से कुछ मॉइस्ट वेपर्स निकलते हैं,
शरीर के हर हिस्से में से कुछ ऐसे वेपर्स, भाप निकलती है, और ये जो वेपर्स है ना, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, मेल की बॉडी से निकलते हैं और वो फीमेल की बॉडी में जाकर उसके वॉर्म के अंदर, वॉर्म हमने पढ़ा, व्हाट इज वॉर्म? वॉर्म मींस यूट्रस। तो वो फीमेल की यूट्रस के अंदर जाकर ये जो वेपर्स हैं ये तैयार हो जाते हैं। अब जैसे लंग्स ने अपने वेपर्स दे दिए, किडनी ने अपने वेपर्स दे दिए, ऐसी बॉडी के हर पार्ट के वेपर्स हैं। वेपर्स मतलब वो एक छोटी फॉर्म में हर एक ऑर्गन है, और फीमेल के यूट्रस में जाकर ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं और एक छोटा सा मिनिएचर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर वो ग्रो करता है तो उसके वो सारे ऑर्गन्स बड़े हो जाते हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये थ्योरी जो है दिस इज रॉन्ग। वो वेपर्स कहाँ है? कहीं नहीं दिखे हमें। हर ऑर्गन में से कोई ऐसे वेपर निकले, ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा। कोई इसका प्रूफ नहीं मिला, कहीं वेपर्स नहीं मिले, तो ये थ्योरी गलत हो गई। फिर आई फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी जो है वो दी थी फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। इन द ईयर 384 to 322 BC, एरिस्टोटल ने भी अपना दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि मेल का एक लिक्विड होता है दैट इज सीमन, ठीक है, और ऐसे ही फीमेल का भी एक लिक्विड होता है दैट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो उसने कहा कि मेल का जो फ्लूइड है वो फीमेल के फ्लूइड के साथ मिलता है और उसके मिलने से एक नई लाइफ जो है वो तैयार होती है। बहुत हद तक ये बात ठीक थी, लेकिन जिसको हम आज सीमन बोलते हैं, उन्होंने सिर्फ मेल का फ्लूइड कहा था, और फीमेल के मेंस्ट्रुअल फ्लो से बात होती है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ये चीज वो प्रूफ नहीं कर पाए थे, इसीलिए ये थ्योरी भी रॉन्ग प्रूफ हो गई। फिर एक और थ्योरी प्रपोज की गई दैट इज प्री फॉर्मेशन थ्योरी। ये थ्योरी बहुत ही मजेदार है। प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑलरेडी एक छोटा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, प्री फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली वो ये सब चीजें जो है प्री फॉर्म ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कुछ लिक्विड कह रहे हैं या वेपर्स कह रहे हैं, इन सब से एक्चुअली उनका मतलब था स्पर्म एंड ओवम। लेकिन स्पर्म एंड ओवम को सही तरह से वो अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाए, उनको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए, इसीलिए ये थ्योरीज गलत हो गई एंड मोर ओवर दिखा नहीं पाए। साइंस में जब भी हम कोई नई चीज बात करते हैं, किसी नई चीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसका प्रूफ माना जाता है। दिखाओ, शो, पता होना चाहिए, ये देखो ये चीज है। आज मैं आपको कोई चीज प्रपोज कर दूं कि हाँ बेटा आपकी बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे ये चीज होती है, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा? दिखाओ, प्रूफ करो। साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मानती है, तो ये सारी थ्योरीज अपनी अपनी बातों का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे पाई, इसलिए ये सभी थ्योरीज क्या हो गई? रॉन्ग, गलत साबित हो गई, ठीक है। लेकिन मेंडल ने इन सब बातें जो भी उन्होंने प्रपोज की थी, एक्चुअली जिन बातों का हमारे पास प्रूफ नहीं होता, हम सिर्फ मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा, उन्हें हम बोलते हैं assumptions। तो ये सब चीजें क्या है, जो थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं, दे ऑल आर assumptions। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी कहती है कि प्री फॉर्म, पहले से ही बना हुआ एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म सबके अंदर होता है, सिर्फ उसके मिलने की देर होती है, वो मिलते हैं छोटे ऑर्गेनिज्म और बड़ा हो जाता है, बस इससे हम नए जो है ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। ये कहती थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। लेकिन वो छोटा ऑर्गेनिज्म कहाँ है, ये भी वो दिखा नहीं पाए। उसके बाद आई पार्टिकुलेट थ्योरी। पर्टिकुलेट थ्योरी, पर्टिकुलेट थ्योरी क्या कहती थी? पर्टिकुलेट थ्योरी का ये कहना था कि हेरिडिटी यानी कि इनहेरिटेंस, कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करते हैं कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स। बहुत ही बारीक कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं, और ये माइन्यूट पार्टिकल्स
बनाते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स। हर हिस्से में से एक छोटे छोटे पार्टिकल्स बनकर आते हैं, असेंबल हो जाते हैं और उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। इस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया गया। फिर आई थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। पैनजेनेसिस जो है थ्योरी बनी फ्रॉम पेंजीन। पेंजीन या इसको हम गिम्यूल भी बोल देते हैं। ये थ्योरी हमें दी थी डार्विन ने, जिनका एवोल्यूशन में बहुत ही अच्छा रोल था 1868 में। डार्विन का क्या कहना था? डार्विन का ये कहना था कि छोटे छोटे जो टाइनी पार्टिकल्स जिनकी बात की जा रही है, जो ये टाइनी पार्टिकल्स हैं, ये क्या है बेसिकली, इनके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो टाइनी पार्टिकल्स पेंजीन है, नाम उन्होंने इसको दिया पेंजीन या गिम्यूल्स, ये पहले से ही दोनों पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेरेंट्स जो हैं इन गिम्यूल्स को एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं, मिक्सिंग होती है इसकी और उससे बनते हैं नए ऑफस्प्रिंग्स। बात हालांकि ठीक थी, आज भी यही होता है। पेरेंट्स के टाइनी पार्टिकल्स हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, स्पर्म एंड ओवम, वो मिलते हैं तो एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। लेकिन क्योंकि अच्छे से अपनी बात को रख नहीं पाए, दूसरा ये कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिल पाया, तो ये थ्योरी भी रॉन्ग साबित हो गई। एक और थ्योरी प्रपोज की गई रिगार्डिंग हेरिडिटरी, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म क्या है? जर्म मीन्स जो कुछ जर्माइनेट करे, कुछ पैदा करे, एंड प्लाज्म मीन्स अ फ्लूइड। अगर आज भी हम बात करें तो समाइनल फ्लूइड और ओवम, ये सब क्या है? जर्म प्लाज्म। तो थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म ने क्या कहा था कि जर्म प्लाज्म जो है, यानी कि जनरेट करने वाला जो लिक्विड है मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर, दैट इज इमॉर्टल। इमॉर्टल क्या होता है? अमर, जो कभी नहीं मरता। वो हमेशा से ही हर एक फीमेल, हर एक मेल के अंदर प्रेजेंट है और वो ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है। लेकिन इस थ्योरी को भी हमने रॉन्ग कर दिया। फिर उसके बाद आए मेंडल। ठीक है, तो मेंडल जो है, इनका पूरा नाम था ग्रिगोर जॉन मेंडल। 1822 में इनका बर्थ हुआ और 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। मेंडल की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। मेंडल जो है वो जो है एक बहुत ही सिंपल फैमिली को बिलोंग करते थे। उनके फादर एक बहुत ही छोटे से फार्मर थे, खेती करते थे। उनके पास अपना एक जमीन का टुकड़ा था और उसी की खेती कर कर उसी में से जो है अनाज उगाकर वो अपना पाल पोष करते थे, अपना पालन पोषण करते थे। तो जो मेंडल थे, उन्होंने कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर ली, तो उनका मन हुआ कि मैं चर्च में फादर बनूंगा, मैं सर्व करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा फादर बनकर। और उनको मौका भी मिला, उनको एक चर्च में एज अ फादर जो है वो पोस्ट भी मिल गई। उस चर्च के पीछे एक बहुत ही अच्छा गार्डन था, बहुत बड़ा गार्डन था, और मेंडल हमेशा उस गार्डन में घूमने जाया करते थे। तो वहां पर सबसे ज्यादा जो उस गार्डन में जो प्लांट्स लगे हुए थे, वो प्लांट्स थे गार्डन पी के। गार्डन पी कुछ नहीं है, मटर, जो आप घर में हरे मटर की सब्जी खाते हैं, दैट इज गार्डन पी। इसका बोटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। तो गार्डन पी ने जो है उसमें उनका मेंडल का बहुत इंटरेस्ट बन गया। उन्होंने ये देखा कि पी प्लांट जो है वो बहुत अलग अलग तरह के हैं। कुछ प्लांट जो हैं वो टॉल हैं, बहुत ही लंबे हैं, वो मटर के ही प्लांट। कुछ प्लांट्स जो हैं वो ड्वार्फ हैं। कुछ प्लांट का जो सीड है, सीड वही होता है ग्रीन सा जो आप मटर के दाने खाते हैं, कुछ के सीड्स जो है वो राउंड थे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे श्रिंक हुए हो ना, रिंकल्ड,
ऐसे भी मटर के दाने होते हैं। कभी आप मटर निकालो, कोई कोई मटर ऐसा भी होता है जिसमें सारे दाने टेढ़े मेढ़े से होते हैं, एकदम स्मूथ और राउंड नहीं होते। दैट डजंट मीन कि वो मटर खराब है, वो दूसरी वैरायटी का है। ऐसे ही उसने पॉड शेप देखी। पॉड क्या होता है? पॉड होता है जो आप मटर देखते हैं बाहर से, उसका छिलका जो आप देखते हैं इस तरह की शेप वाला, दैट इज नोन एज पॉड। तो एक तरह की पॉड शेप थी इन्फ्लेटेड, और एक इस तरह के भी मटर आते हैं, अगर किसी ने रेयरली देखे हो। देखे किसी ने ऐसे मटर इस तरह के? देखे? नो मैम। कभी कभी अगर मेरे घर पे आया ना कभी मटर, तो आई विल ट्राई, मैं आपको शो करूँ। आ जाते हैं कभी कभी मटर में ह्यूज क्वांटिटी में, किसी भी सब्जी वाले के पास देखूंगी मैं, कहीं ना कहीं ऐसे मटर भी मिल जाते हैं। वो पॉड शेप ऐसी होती है कंस्ट्रक्टेड जगह जगह से, और एक एक में एक एक कंपार्टमेंट में एक एक मटर का दाना होता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की वैरायटी उन्होंने वहां पर अपने देखी। तो उनका इंटरेस्ट बना कि ये क्या है। जो गार्डन में मेंडल ने देखा था वहां पर उनको मिली थी टोटल वैरायटीज 34 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। एक थोड़ी सी बात और क्लियर करते हैं यहाँ पर। जगह जगह पर आपको जेनेटिक्स में एक वर्ड आएगा, दैट इज ट्रेट, और एक होता है करेक्टर। जैसे ट्रेट क्या है? हाइट। अगर हम पी प्लांट की हाइट की बात करते हैं तो करेक्टर क्या होगा? टॉल या वाक। तो इसके क्या है? ये कंट्रास्टिंग करेक्टर है इसके। कंट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट, या तो प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है। ठीक है, तो ये अलग अलग ट्रेड्स के बारे में करा। तो मेंडल ने ऐसे 34 ट्रेड्स देखे, अलग अलग 34 तरह की वेराइटीज देखी। किसी का हाइट अलग थी, किसी की सीड की शेप अलग थी, किसी का पॉड की शेप अलग थी, पॉड का कलर अलग था, कॉटिलिडन डिफरेंट था। इस तरह से उन्होंने फ्लावर का कलर डिफरेंट था। इस तरह से उन्होंने 34 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स देखे, जिनमें से उन्होंने पहले सोचा 22 को सिलेक्ट किया और सोचा कि मैं देखता हूँ कि ये किस तरह से ग्रो करते हैं। कि अगर मैं एक ट्रेट लेता हूँ, सपोज एक टॉल, मेंडल ने सोचा एक टॉल पी प्लांट लूंगा और एक ड्वार्फ, यानी कि स्टेम का साइज एक का बड़ा है और एक का बहुत छोटा है। अगर मैं इन दोनों को क्रॉस कराऊं, मतलब टॉल वाला जो प्लांट है उसके पॉलन ग्रेन ले लूं और ड्वार्फ वाला जो प्लांट है उसके स्टिग्मा पर जाकर ये पॉलन ग्रेन्स गिरा दूं, तो क्या रिजल्ट आएगा? इन दोनों से मिलकर पहले तो सीड्स बनेंगे, मटर ही बनेंगे नहीं। फिर मटर के दाने को निकालूंगा और उन मटर के दानों को फिर मैं जमीन में जो है वो ग्रो करवाऊंगा, और ग्रो करवाने के बाद देखूंगा जो नया प्लांट बनता है क्या वो टॉल बनता है या ड्वार्फ बनता है। ऐसे ही उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट कर दी। मेंडल ने लगभग 34 पेयर से स्टार्ट किया, सिर्फ गार्डन बी पर ही एक्सपेरिमेंट किए। फिर उन्होंने फाइनल किया कि मैं सिर्फ 22 पेयर पर ही एक्सपेरिमेंट करूंगा, और धीरे धीरे करते करते फाइनली 7 पेयर्स पर वो आ गए। और उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स एक नहीं बहुत बार कर करके देखे, सिर्फ 7 पेयर्स पर। टाइम इज रनिंग आउट, तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना क्लास को। तो उन्होंने फाइनली 7 पेयर्स पर ही अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट करी। मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट 7 इयर्स में करे। एक एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं, बहुत बार करके देखा। 1856 से लेकर 1863 के बीच में 7 साल लगातार उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। इन सालों में मेंडल को कभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिली, कभी भी उनको साइंटिस्ट नहीं माना गया एक अच्छा, कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी कर दी है, ऐसा उनको कभी नाम नहीं मिला। 1882 में आखिर वो 1884 में आखिर उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद इन द ईयर 1900 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डी ब्रायंस, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक शेनमार्क, ये 3 साइंटिस्ट ने
रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को, इनको हम बोलते हैं रीडिस्कवरर्स ऑफ मेंडल वर्क। अब आप ये देखो 1963 में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स खत्म कर लिए थे, तो 1964 में उन्होंने जाकर लोगों को बोला होगा कि मैंने ये काम किया है, लेकिन उनकी किसी भी बात का किसी ने कोई विश्वास नहीं किया और उनको कोई स्पेशल नहीं माना गया। लेकिन 1900 में यानी कि उनके एक्सपेरिमेंट करने के 34 इयर्स के बाद में उनके काम को रिकॉग्निशन मिली। मेंडल का काम इस तरह से अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रह गया? इसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे। पहला कारण क्या था? लिमिटेड सर्कुलेशन। लिमिटेड सर्कुलेशन किस चीज की थी? वो एक मैगजीन आती थी वहां पर, ब्रीन नेचुरल एक पेपर था और एक मैगजीन थी उसकी, साइंस सोसाइटी। जितना वो रोज एक्सपेरिमेंट करते थे वो सारा, वो उनकी आदत थी कि वो एक जगह पेपर पे नोट डाउन करते थे। वो सारा वो नोट डाउन करके वो इस सोसाइटी की जो मैगजीन थी उसके अंदर उसको छपवाते थे, प्रिंट करवाते थे। लेकिन ये जो मैगजीन थी इसकी सर्कुलेशन लिमिटेड थी। आज हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे मीन्स हैं, लेकिन अगर हम 1860s की बात करें तो ऐसा नहीं था। अभी तो सोशल मीडिया है ना, अगर कोई आप नई डिस्कवरी नहीं भी करते, मैं देखती हूँ कोई नया सॉन्ग आ जाए तो वो इंस्टाग्राम रील्स पे सभी उस पर करने लग जाते हैं, एक ट्रेंड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ना, ये चीज वायरल हो गई है, ये चल रही है। तब ऐसा था नहीं, जबकि मेंडल ने तो कितना बड़ा काम किया था। उन्होंने डिस्कवर करके निकाले थे जीन्स, जिसके बारे में अब तक कोई भी, इतनी थ्योरीज थी तो हमने थोड़ी सी पढ़ी, इसके अलावा बहुत साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किया, लेकिन कोई भी सक्सेसफुली बता ही नहीं पाया कि आखिर ये हेरिडिटी किस तरह से पास ऑन होती है, कैसे कैरेक्टर्स पहुंचते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। इतनी बड़ी डिस्कवरी करने के बाद भी उनका काम पहचान में नहीं आया। पहला कारण क्या रहा कि जिस मैगजीन में वो अपना काम छपवाते थे उसकी सर्कुलेशन लिमिटेड थी। जैसे अगर अबोर की मैगजीन है तो वो अबोर में लोगों को पता चलेगी, तो कितने उसके लोग जान पाएंगे, इसलिए भी उनका काम अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। दूसरा क्या था? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर लाइन्स। ठीक है, मेंडल का सारा एक्सपेरिमेंट किसमें था? गार्डन पी पर। लेकिन जब वो उन्होंने साइंटिस्ट की सोसाइटी में, साइंस सोसाइटी में अपनी बात रखी कि मैं ये कहता हूँ, आज जिनको हम जीन्स कहते हैं, मेंडल ने इनको नाम दिया था फैक्टर्स। उन्होंने कहा कि फैक्टर्स हैं ऐसे, मैंने 7 साल एक्सपेरिमेंट किया और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि फैक्टर्स होते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो वो अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन करता है। गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट सारे ठीक निकले, लेकिन जब देखा गया, अब साइंटिस्ट तो यही कहेंगे चलो इस पे करा, बाकी सब पे भी तो ये चीज लागू होनी चाहिए, तो हिरेशियम नाम के प्लांट पर ये एक्सपेरिमेंट करके देखे गए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट वो नहीं आया जो रिजल्ट गार्डन पी में आया था। तो मेंडल के काम को एक बार जो है वो मना कर दिया गया। तीसरा कारण क्या था कि मेंडल जो थे उनकी पर्सनैलिटी में एग्रेसिवनेस नहीं थी। एग्रेसिवनेस क्या होता है? हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के होते हैं कि अगर आपने कोई गलत बात भी कह दी ना तो वो मानेंगे नहीं कि गलत है, वो कुछ ना कुछ आर्ग्यू करेंगे, बहस करेंगे और फाइनली आपको मनवा के ही छोड़ेंगे कि वो ठीक है, भले अंदर से उनको पता हो कि वो गलत है, तो वो फिर भी अपनी बात को प्रूव कर देते हैं कि मैं सही हूँ। दिस इज नोन एज एग्रेसिवनेस। और मेंडल में इस तरह की एग्रेसिवनेस की कमी थी। उनको किसी ने कह दिया नहीं यार तेरी बात गलत है, तो वो अपने आप पे शक करने लग जाते थे, अच्छा हो सकता है मैं ना गलत हूँ। तो कॉन्फिडेंस की कमी थी उनके अंदर, इस तरह के बिहेवियर की कमी थी, इस वजह से भी उनका काम जो है वो पहचान में नहीं आया। नेक्स्ट क्या था? जितना भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, दैट ऑल वर हेड ऑफ टाइम। हेड ऑफ टाइम क्या कहते हैं? जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं छोटी क्लासेस में पढ़ती थी, 4th 5th 6th में होंगी मे बी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो उस टाइम पे स्कूल में जैसे हम लोग बैठ के बातें करते हैं तो फ्रेंड्स वगैरह सब बातें करते थे कि हाँ पता है मैंने सुना है
कि आने वाले टाइम में ऐसे फोन आ जाएंगे कि आप यहाँ बैठे फोटो देखकर अमेरिका बैठे किसी पर्सन से बात कर सकते हैं। मोबाइल्स की बात कर रही हूँ। हमारे टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे, जब मैं छोटी थी स्कूल में पढ़ती थी तब लैंडलाइन फोन होते थे, उसकी वायर होती थी लिमिटेड, जहाँ फोन पड़ा है आपको वहां जाकर बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और हर घर में भी फोन नहीं होता था, एक घर में फोन होता था, आसपास के 4 लोग पड़ोसी लोग वहीं पे फोन अटेंड करने या कॉल करने जाया करते थे। तो उस टाइम पर अगर कोई आकर कहता था कि आने वाले टाइम में ऐसे फोन आएंगे कि जहां मर्जी चलते फिरते बात कर लो, अमेरिका बात कर लो, जहां मर्जी बैठे किसी से बात कर लो, तो दैट वाज हेड ऑफ द टाइम। मतलब जब जिस चीज को हमने देखा नहीं, हम उसके बारे में अभी इमेजिन नहीं कर रहे हैं, और आपको देखो जी ऐसा तो होता है, प्रूफ आके कर दो, तो वो हम नहीं मानेंगे उस चीज को। दैट इज हेड ऑफ द टाइम। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था होलोग्राम्स का, होलोग्राम्स के बारे में सुना आप लोगों ने? यस मैम। है ना, क्या है होलोग्राम्स? आपकी एक जो है प्रॉपर 4D के 5D पूरी एक फिगर बन जाएगी। जैसे अभी हम फोन से बात करते हैं ना, ऐसे हम किसी को जैसे कॉल लगाएंगे तो उसके सामने एक पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि वो सामने खड़ा हमसे बात कर रहा है। एक्चुअली वो उसकी एक 3D पिक्चर होगी, 3D 5D पता नहीं कौन से डायमेंशन होंगे इसके अंदर, तो वो प्रॉपर हमें ऐसा लगेगा कि हमारे सामने वो इंसान ही खड़ा है, वो उसका होलोग्राम होगा एक्चुअली। ये तो बहुत नियरेस्ट हमारे फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में ये चीज आने वाली है, ठीक है। तो लेकिन अभी अगर मैं कहूँ कि मेरे को किसी से बात करनी है और वो अमेरिका में बैठा है, और मैं कहूँ कि मेरे सामने खड़ा होकर उसकी पिक्चर आ जाएगी प्रॉपर, कि मैं उसको ऐसे लगेगा कि आमने सामने हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज हेड ऑफ द टाइम। आने वाले टाइम में जब कॉमन हो जाएगा, हर एक इंसान के पास, घर में छोटा बच्चा है तो उसके पास भी अपना एक मोबाइल है ना, तब हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होता है। ऐसे ही मैंडल का काम था, हेड ऑफ द टाइम। जो चीज माइक्रोस्कोप है ही नहीं, दिखाएंगे कैसे? मैंडल ने क्या दिया, फैक्टर होते हैं जी, ठीक है, ऐसे थोड़ी मान लेते, दिखाओ। तो ये चीज के कारण भी मैंडल का काम जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ ऐसा भी था कि मैंडल ने जो भी अपना काम किया, जो भी उसके कंसेप्ट थे वो स्टेबल थे, उसमें उन्होंने कभी ऐसा बताया ही नहीं कि कुछ ब्लेंडिंग भी होती है। उन्होंने ये कहा कि अगर पर्पल फ्लावर वाला प्लांट है तो पर्पल बनेंगे, व्हाइट वाला है तो व्हाइट बनेंगे, और व्हाइट और पर्पल दोनों के कैरेक्टर हैं तो पर्पल डोमिनेट है, व्हाइट रिसेसिव है। क्या पर्पल और व्हाइट भी कभी मिक्स होकर पिंक से कलर नहीं बना सकते? ब्लेंडिंग की कोई बात ही नहीं है। और जब किसी और प्लांट पर ऐसा करके देखा तो रिजल्ट अलग आए। हमने किसी भी प्लांट के रेड और व्हाइट फ्लावर्स को उस टाइम पे साइंटिस्ट ने मिलाकर देखा तो फ्लावर कलर तो पिंक आ गया, तो मेंडल की बात तो गलत होगी। मेंडल कहते थे फ्लावर कलर रेड होगा क्योंकि रेड इज डोमिनेंट एंड व्हाइट इज रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब अगर किसी के पास ये दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं तो दोनों में से कोई एक ही अपने आप को शो करेगा, जो शो करेगा वो डोमिनेंट, जो नहीं शो करेगा वो रिसेसिव, ठीक है। लेकिन ये ब्लेंडिंग पी के केस में नहीं थी। जो उन्होंने पी गार्डन पी को यूज किया दैट वाज प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब क्या होता है? जो अपने कैरेक्टर डायरेक्टली अपनी अगली जनरेशन को एज इट इज दे देते हैं, बिना कुछ मिक्सिंग किए, बिना कोई बदलाव किए, उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर कैरेक्टर।